हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक अच्छा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे पहली बात तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जो टर्म है इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी में जो केमिकल सीक्रेट होते हैं वो किस तरह से बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, मेनली उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी मिलता है। हमारी बॉडी के ज़्यादातर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी के सभी जगह पे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हो। तो जहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं पहुँच पाता है, बॉडी के जिन पार्ट्स में नर्वस सिस्टम नहीं पहुँच पाता है, जिन सेल्स तक, वहाँ के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, वहाँ के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए एक और सिस्टम बॉडी में मिलता है जिसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख रखा है कि जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों ही jointly coordination and regulate the physiological function in the body। ये दोनों क्या करती हैं, हमारी बॉडी की जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करती हैं, रेगुलेट करती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का ही सेम ही काम है, लेकिन फर्क इतना है कि बॉडी के जिन पार्ट्स में जहाँ पे नर्वस सिस्टम की पहुंच नहीं होती है वहाँ के काम को एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू किया जाता है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या करती हैं, ये केमिकल सिक्रीट करती हैं और वो केमिकल जो है वो टारगेट ऑर्गन तक जा करके वहाँ पे उस काम को करती हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, उनसे जो केमिकल सिक्रीट होते हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये बात याद रखना है कि जो नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों ही जॉइंटली रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन बॉडी। हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ये क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं, दोनों साथ में, दोनों तालमेल बिठा करके काम करती हैं। इस तरह से बॉडी के सारे फंक्शन अच्छे से चलते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये दोनों ही साथ में मिल करके, कोऑर्डिनेट करके, तालमेल बिठा करके बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। इसी वजह से इन दोनों को अगर हम लोग साथ में एक टर्म देना चाहें तो हम इनको इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी क्या है, तो उसमें ये दोनों ही आएंगे, न्यूरल सिस्टम भी आएगा और एंडोक्राइन सिस्टम भी आएगा। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को एक साथ में इंटीग्रेटिव सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, इंटीग्रेट करती हैं, साथ में इंटीग्रेट करती हैं, साथ में मिल करके दोनों क्या करती हैं, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। जहाँ पे न्यूरल सिस्टम नहीं पहुंच पाता है वहाँ पे के फंक्शन को एंडोक्राइन सिस्टम के केमिकल्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ डिफरेंस दे रखे हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन में और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में। न्यूरल सिस्टम के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, जो काम किया जाएगा, जो जिस तरह से फंक्शंस किए जाएंगे उसको बोला जाएगा न्यूरल कोऑर्डिनेशन। और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो काम किए जाते हैं, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन रखा जाता है, उसको कहा जाता है एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का काम तो मैंने समझा ही दिया।
दोनों बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि न्यूरल सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं, टारगेट सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं, वो किन के थ्रू पहुंचाए जाते हैं, नर्व्स फाइबर के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। पहले तो ये बात पता होना चाहिए कि न्यूरल सिस्टम में क्या है, ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकली हुई हैं जो बॉडी के सेल्स तक जाकर के जुड़ी होती हैं। वहां पे क्या होते हैं, उनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी में क्या है, न्यूरल सिस्टम जो मिलता है, न्यूरल सिस्टम अपने सिग्नल को टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट सेल्स तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करता है, नर्व का यूज करता है, नर्व फाइबर का यूज करता है। हमारी बॉडी में नर्व फाइबर्स फैले हुए हैं जिनके थ्रू कोई भी जो न्यूरल सिग्नल आता है ब्रेन से वो क्या करता है, ट्रांसमिट होता है और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है और वहां पे रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे कि अगर हमारी उंगली में भी एक चोट लग जाए तो यहाँ पे हमारी जो उंगली है वहां से क्या है, नर्व फाइबर्स जो है वो जाते हैं ब्रेन तक। तो अगर उंगली में चोट लगेगा तो यहाँ उंगली से चोट लगने का जो सिग्नल है उसको नर्व फाइबर लेके जाएंगे ब्रेन तक और फिर ब्रेन से उसके रिस्पॉन्स जो आएगा उस रिस्पॉन्स को लेकर आएंगे उंगली तक। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी में। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में जाएगी, करंट के रूप में जाएगी और किसके थ्रू जाएगी, नर्व फाइबर्स के थ्रू जाएगी। कहाँ तक, टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, लेकिन एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन है, सिग्नल का मतलब इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो केमिकल सब्सटेंस के रूप में जाएगी। किस रूप में जाएगी, केमिकल सब्सटेंस के रूप में जाएगी, केमिकल के रूप में जाएगी। यहाँ पे किस रूप में जा रही थी, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में जा रही थी, करंट के रूप में जा रही थी। बट यहाँ पे कैसे जाएगी, यहाँ पे केमिकल के रूप में जाएगी और यहाँ पे किसके थ्रू जाएगी, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में किसके थ्रू जाएगी, ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू जाएगी। बॉडी में कुछ फ्लूइड मिलते हैं जैसे कि ब्लड, लिम्फ, ठीक है, तो इन फ्लूइड के थ्रू ये बॉडी के जो टारगेट पार्ट है जहाँ पे इसको जाकर के काम करना है, जहाँ के फंक्शन को जाकर के इसको कोऑर्डिनेट करना है, वहां पे पहुंचने के लिए किसका सहारा लेगी, ब्लड और लिम्फ का। ब्लड और लिम्फ के थ्रू ये जो केमिकल है ये जाएगा टारगेट ऑर्गन तक और वहां पे पहुंच करके अपना काम करेगा। क्योंकि ब्लड तो बॉडी में हर पार्ट्स में सर्कुलेट होता है, बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है। तो इसी वजह से ब्लड और लिम्फ के थ्रू ये क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो इम्पल्स है, जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो किसके थ्रू जाएगा, नर्व फाइबर के थ्रू जाएगा। अगर नर्व फाइबर नहीं है तो फिर ये इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है न्यूरल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में, कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है ये रैपिड होता है, फास्ट होता है। जो नर्वस सिस्टम से जो रिस्पॉन्स जाते हैं वो बहुत तेजी से टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, बहुत ही फास्ट होता है ये। ठीक है, तो लिखा भी है रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, न्यूरल सिस्टम के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जाता है वो बहुत तेजी से जाता है, बहुत ही फास्ट जाता है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू या आपके एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो कि केमिकल है जो कि जाकर के टारगेट ऑर्गन पर फंक्शन करेंगी, रेगुलेट करेंगे उसको। तो ये जो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का, केमिकल के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जाती हैं वो स्लो जाती हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना है। जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
के फॉर्म में जा रही हैं, इसलिए ये क्या जाएंगी, बहुत तेजी से जाएंगी। और यहाँ पे केमिकल के थ्रू जा रही हैं तो ये स्लो जाएंगी, धीरे धीरे जाएंगी। दूसरा डिफरेंस क्या है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम के थ्रू जो रिस्पांस जनरेट किया जाता है वो क्या होता है, वो फास्ट होता है। जैसे हमें हमारा उंगली अगर आग में जल जाए, आग के कांटेक्ट में आ जाए, तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हमें अपना उंगली वहां से हटाना है, क्योंकि हमारी उंगली क्या हो रही है, जल रही है। तो ये जो रिस्पांस आया वो कहाँ से आया, नर्वस सिस्टम से आया, और बहुत तेजी से आता है ये रिस्पांस। सभी ने ये फील तो किया होगा, बहुत तेजी से ये रिस्पांस आता है, हम तुरंत झट से अपना उंगली हटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्पांस आता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। नर्वस सिस्टम के थ्रू जो रिस्पांस आता है वो फास्ट होता है, लेकिन ये रिस्पांस जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो रिस्पांस जनरेट होता है वो रिस्पांस स्लो होता है। रिस्पांस क्या होता है, स्लो होता है, लेकिन ये रिस्पांस ज्यादा टाइम तक रहता है, लॉन्ग लिव्ड होता है ये रिस्पांस। ठीक है, भले ही स्लो रिस्पांस होगा लेकिन वो ज्यादा टाइम तक रहेगा। इसके अलावा जो लास्ट डिफरेंस है वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज इज एग्जैक्ट लोकेशन। न्यूरल सिस्टम के थ्रू जो मैसेज आते हैं वो डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पर ही जाएंगे, उसके अलावा वो कहीं और नहीं जाएंगे, कहीं और नहीं फैलेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन पे ही वो रिस्पांस क्या करेंगे, काम करेंगे, वो मैसेज काम करेंगे। जैसे अभी जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि हमारी उंगली जल रही है आग में, तो वो जो मैसेज आएंगे न्यूरल सिस्टम के थ्रू वो सिर्फ हमारी उंगली को ही हटाने के लिए आएंगे। इसके अलावा बॉडी के दूसरे हाथ को हटाने के लिए नहीं आएंगे, जो हाथ जल रहा है उसी को हटाने के लिए आएंगे। वो और कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे वो मैसेज एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ही आएंगे। इसी तरह से अगर एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मैसेज आते हैं, जो केमिकल आते हैं, वो केमिकल ब्लड और लिम्फ के थ्रू आते हैं। और ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं, बॉडी में हर जगह सर्कुलेट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मैसेज आ रहे हैं, जो केमिकल आ रहे हैं बॉडी के किसी टारगेट ऑर्गन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उस टारगेट ऑर्गन तक ही जाएंगे, ये और भी जगह क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन के मैसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, वाइड स्प्रेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज इज वाइड स्प्रेड, वो ज्यादा जगह में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। जैसे एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी के आपके पैर ही पैर का ग्रोथ कराएगा, ऐसा नहीं है, वो बॉडी के सभी पार्ट्स का ग्रोथ कराएगा, चाहे वो आपका फेस हो, हाथ हो, पैर हो, सभी बॉडी के पूरे पार्ट्स का ग्रोथ कराएगा, ऑल ओवर बॉडी का ग्रोथ कराएगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक तरह का क्या है, केमिकल है। तो यहाँ पे यही चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में जो मैसेज आते हैं वो किस रूप में आते हैं, केमिकल के रूप में आते हैं। तो इनका जो स्प्रेड होने का जो एरिया है वो क्या है, वाइड है, वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड होंगे। लेकिन नर्वस सिस्टम के थ्रू जो मैसेज आएगा वो मैसेज किस रूप में आएगा, इम्पल्स के रूप में आएगा, और ये जो मैसेज है वो ओनली टारगेट ऑर्गन तक ही जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन तक ही जाएगा, उसके अलावा ये और कहीं स्प्रेड नहीं होंगे। तो ये है कुछ डिफरेंसेस न्यूरल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में। दोनों का काम सेम ही है, बस फर्क इतना है कि जहाँ पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं है बॉडी में, वहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के थ्रू बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। अब एक और चीज, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहाँ पे ये जो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है इनकी स्टडी की जाती है, जहाँ पे इसके बारे में पढ़ा जाता है,
जहाँ पे इन केमिकल्स के बारे में पढ़ा जाता है, ये केमिकल्स कैसे काम करती हैं, कहाँ से सिक्रीट होती हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है। तो उस बायोलॉजी की ब्रांच को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा, एंड इट्स फिजियोलॉजी, और उसके फिजियोलॉजी, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा कि वो किस तरह से काम करता है। उस बायोलॉजी की ब्रांच को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी, इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये याद रखना है, एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी किया जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है, तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, कई लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आती है, बस ऐसे शब्द ही पढ़ लेते हैं वो लोग। तो देखिए, पहली बात तो ग्लैंड क्या होती है इनके बारे में बताती हूँ। उससे भी पहले एक बात, ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें क्या है, अभी मैंने बताया कि बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो फंक्शंस का रेगुलेशन होगा बॉडी के फंक्शंस का, वो किसके थ्रू होगा, केमिकल्स के थ्रू होगा। लेकिन ये केमिकल सिक्रीट कहाँ से होंगी, इन केमिकल्स को सिक्रीट कौन करता है, तो इन केमिकल्स को हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो सिक्रीट करती हैं। तो बेसिकली ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर है, इसमें हम लोग उन्हीं ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं, और फिर इन केमिकल्स के फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। तो वो एक्चुअल में ग्लैंड होती क्या है, पहले वो मैं बताती हूँ। तो देखिए, जो ग्लैंड है वो क्या है, एक तरह की टिश्यू है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऐसी ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कि क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं एनी सब्सटेंसेस, जो किसी तरह का सब्सटेंस सिक्रीट करें, किसी तरह का केमिकल सिक्रीट करें, उन टिश्यू को क्या कहा जाता है, ग्लैंड कहा जाता है। हमारी बॉडी में ऐसे टिश्यूज जो कि क्या करती हैं, किसी तरह का सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, किसी तरह का केमिकल सिक्रीट करती हैं, तो उन्हीं टिश्यूज को कहा जाता है ग्लैंड। आई होप ये क्लियर होगा। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू विच इज सिक्रीट एनी सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है इनका फंक्शन क्या है, ये किसी तरह का केमिकल सिक्रीट करेंगी, किसी तरह का सब्सटेंस सिक्रीट करेंगी। तो इनके पास जो सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है, ये जो भी सब्सटेंस बना रही हैं, उनको ये अगर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना चाहती हैं, टारगेट टिश्यू तक पहुंचाना चाहती हैं, तो वहां तक पहुंचाने के लिए दो तरीके यूज कर सकती हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये अपना सिक्रीशन को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए कोई पाइप बना ले, कोई ट्यूब बना ले, अपने से लेकर के डायरेक्ट टारगेट टिश्यू तक। जैसे कि ये एक मैंने ग्लैंड बना रखा है, ये ग्लैंड दिख रहा है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ठीक है, ये ग्लैंड है। तो इसके अंदर कुछ सिक्रीशन बन रहे हैं, कुछ केमिकल बन रहे हैं, और इस केमिकल को ये टारगेट टिश्यू तक पहुंचाना चाहती है। देखिए, टारगेट टिश्यू उसको कहेंगे जिन टिश्यू तक, जिन सेल्स तक ये अपने सिक्रीशन को पहुंचाना चाहती है, जो इसका टारगेट है उसको क्या कहेंगे, टारगेट टिश्यू कहेंगे। तो इस ग्लैंड के अंदर क्या बन रहे हैं, कुछ सिक्रीशन बन रहे हैं, कुछ केमिकल बन रहे हैं, और इसको ये अपने एग्जैक्ट लोकेशन टारगेट टिश्यू तक पहुंचाना चाहती है। तो इसके लिए ये क्या कर सकती है, पहला तरीका तो ये कर सकती है कि ये एक ट्यूब बना ले, एक डक्ट बना ले। बायोलॉजी में ट्यूब के लिए बेसिकली डक्ट वर्ड यूज करते हैं। तो ये क्या बना ले, एक डक्ट बना ले
अपने से लेकर के टारगेट टिश्यू तक। तो क्या होगा, इसके जो ये जो सिक्रीशन है जो कि इस ग्लैंड के अंदर बने हैं, जिसको इस ग्लैंड ने बनाया है, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ डक्ट के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ पहुंच जाएगा, टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएगा और वहां पे जाकर के अपना फंक्शन कर लेगा। तो ऐसे ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन मतलब जिसको इसने बनाया है, जो ये सिक्रीट कर रही है, तो ऐसे ग्लैंड जो कि अपना सिक्रीशन टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए या टारगेट तक पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार के डक्ट का यूज करती हैं, किसी भी प्रकार के ट्यूब का यूज करती हैं, तो ऐसी ग्लैंड को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जो कि अपने सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करेंगी, डक्ट का यूज करेंगी। ये क्या है, इनका डक्ट है। तो अगर डक्ट के थ्रू कोई ग्लैंड अपने सिक्रीशन को टारगेट टिश्यू तक पहुंचा रही है, तो ऐसे ग्लैंड को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा टाइप भी बहुत सिंपल ही है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में तो हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। अब दूसरा टाइप का ग्लैंड देखिए, दूसरे ऐसे ग्लैंड हैं जिनके पास अपना सिक्रीशन पहुंचाने के लिए ग्लैंड नहीं है। पहला तरीका तो मैंने ये बताया कि ग्लैंड क्या कर सकती है, एक डक्ट बना ले अपने से लेकर के टारगेट टिश्यू तक, और उस डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन को, जो केमिकल वो बना रही है, उसको डायरेक्ट वो कहाँ पहुंचा सकती है, टारगेट टिश्यू तक। तो जिनके पास डक्ट होता है उन ग्लैंड्स को तो कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जो दूसरा तरीका अपनाती है, जो ग्लैंड दूसरा तरीका अपनाती है, जिनके पास डक्ट नहीं होता, जो डक्ट नहीं बनाती, वो क्या करेंगी, तो ऐसी ग्लैंड जो कि डक्ट नहीं बनाती लेकिन उनको अपना सिक्रीशन टारगेट टिश्यू तक पहुंचाना है, अपने टारगेट तक पहुंचाना है, तो ऐसी टिश्यू जो कि ऐसी ग्लैंड्स, ऐसी ग्रुप ऑफ टिश्यू जिनके पास डक्ट नहीं है और वो अपना सिक्रीशन टारगेट टिश्यू तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इनके पास दूसरा तरीका ये है कि ये अपने सिक्रीशन को, इनका जो सिक्रीशन है उसको ये कहाँ डाल दें, ब्लड में डाल दें। आप सभी को पता है ब्लड की जो वेसल्स हैं वो बॉडी में हर जगह फैली हुई हैं, बॉडी के हर पार्ट्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं ब्लड वेसल्स के, ये सभी को पता है। तो ऐसा थोड़ी है कि इन ग्लैंड्स के पास कोई कैपिलरीज नहीं होगी, कोई ब्लड वेसल्स के नेटवर्क नहीं होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो ये क्या करती हैं, इनके पास अगर डक्ट नहीं है तो ये क्या करती हैं, अपनी सिक्रीशन को, अपने केमिकल को ये क्या करती हैं, डायरेक्ट ब्लड में डाल देती हैं। कहाँ डाल देती हैं, ब्लड में डाल देती हैं, ब्लड या लिम्फ में डाल देती हैं। और ब्लड की क्या प्रॉपर्टी है, ये पूरे बॉडी में घूमते रहता है, तो घूमते घूमते ये टारगेट टिश्यू तक भी जाएगा जहाँ पे ये एक्चुअल में अपना सिक्रीशन भेजना चाहती थी। तो जब वहाँ पे ये इनके ये जो सिक्रीशन पहुँचेंगे तो ये टारगेट टिश्यू पर काम कर लेंगे। तो ये क्या कि इन्होंने क्या किया, अपने सिक्रीशन को ब्लड में डाल दिया और ब्लड के साथ ट्रेवल होकर के इनका सिक्रीशन कहाँ पहुँच जाएगा, टारगेट टिश्यू तक पहुँच जाएगा। ब्लड के साथ ट्रेवल करके इनका सिक्रीशन आगे जाकर के कहाँ पहुंच जाएगा, टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं, अपने सिक्रीशन को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करती हैं, ब्लड या लिम्फ का यूज करती हैं, लिम्फ का भी यूज करती हैं, ठीक है, लिम्फ का भी यूज करती हैं, लिम्फ भी एक तरह का बॉडी फ्लूइड ही है। तो ऐसे ग्लैंड जो कि अपने सिक्रीशन को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए ब्लड या लिम्फ का यूज करती हैं, ऐसी ग्लैंड को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस तरह से अगर देखें तो ग्लैंड कितनी टाइप की हो गई, हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड्स मिलेंगी, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। अब क्या इन ग्लैंड्स के पास डक्ट है, नहीं है, तो इसलिए
ग्लैंड, क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं है, ट्यूब नहीं है अपने सिक्रीशन को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, ये अपने सिक्रीशन को ब्लड और लिम्फ के थ्रू पहुंचा रही हैं, तो इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है और इनका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस चैप्टर में हम लोग इस टाइप के ग्लैंड के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और इनके सिक्रीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड मिल करके एक सिस्टम बनाती हैं और इस सिस्टम को कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो बॉडी में जितने भी इस टाइप के ग्लैंड हैं जिनके पास डक्ट नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को एक साथ क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम है वो अरेंजमेंट है और उसको कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में जाहिर सी बात है जितने भी ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे वो सारे कौन से होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। सो क्लियरली याद रखना है, बॉडी में 2 टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनके पास क्या होता है, डक्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल में एक्सोक्राइन ग्लैंड के स्वेट ग्लैंड जो पसीना सिक्रीट करती हैं, स्वेट, उन वो ग्लैंड भी क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उनके पास भी क्या होता है, डक्ट होता है। दूसरा सलाइवरी ग्लैंड, जो माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड मिलती है हमारे बक्कल कैविटी में, जो सलाइवरी ग्लैंड मिलती हैं वो अपना सिक्रीशंस को बक्कल कैविटी तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करती हैं, डक्ट का यूज करती हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा दूसरी टाइप की जो ग्लैंड होती हैं उनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं, इनके पास डक्ट नहीं होता है और इसके एग्जांपल में एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसके अलावा गोनेड्स, गोनेड्स में जैसे मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, तो ये सारे क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और इस चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी डिफरेंस आप लोगों को याद रहना चाहिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में, और इनके एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए आगे कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने क्या बताया अभी, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया। एक और मेजर डिफरेंस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। देखिए एनसीईआरटी में तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल एक ही जगह दे रखा है, उसमें कोई डिफरेंस अच्छे से क्लियर नहीं किया है, बट आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड को कहा जाता है जिनका मेन फंक्शन हार्मोन सिक्रीशन ही है, ये हार्मोन सिक्रीशन के लिए ही बने हैं, इसके अलावा ये कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड जो दूसरा टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है इनका मेन फंक्शन तो कुछ और है, लेकिन साथ में ये कुछ हार्मोन को भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस याद रखना है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और बाकी जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपको 4 ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं। पहला किडनी। देखिए किडनी का मेन काम क्या होता है, किडनी का मेन काम होता है एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ये मेन काम है किडनी का। लेकिन किडनी इसके अलावा भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है। साथ ही दूसरा एग्जांपल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसका मेन काम डाइजेशन है, लेकिन डाइजेशन के अलावा भी ये क्या करती है, कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती है। हार्ट का मेन काम पंपिंग करना है, सर्कुलेशन करना है, लेकिन इसके अलावा भी ये क्या करती है, कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती है। लिवर का काम बाइल फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन है, लेकिन इसके अलावा भी ये क्या करती है, कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो ये टोटल 4 अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट एंड लिवर। अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका मेन काम कुछ और है, लेकिन साथ में ये कुछ हार्मोन भी सिक्रीट कर रहे हैं। और इनके अलावा जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारे क्या हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जिनका मेन काम हार्मोन सिक्रीट करना ही है। इसके अलावा इनकी जिंदगी का कोई दूसरा मकसद नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी मैंने एक बात बोली थी कि ग्लैंड्स एक्चुअल में क्या है। ग्लैंड जो है वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं जो कि किसी तरह के केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। ग्लैंड क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं जो कि किसी तरह के केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, उन्हें ही ग्लैंड कहा जाता है। तो अभी तो मैंने आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड बताया। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनके पास डक्ट होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके पास डक्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ ग्लैंड ऐसे भी हैं जो मिक्स टाइप के हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड मिलता है जो कि मिक्स टाइप का ग्लैंड है, जिसको हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड उनको कहा जाता है जिनमें एक्सोक्राइन टिश्यू भी होंगे और एंडोक्राइन टिश्यू भी होंगे, दोनों टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए पैनक्रियाज, पैनक्रियाज एक क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। अब इसको हेटेरोक्राइन या मिक्स ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के पार्ट्स हैं। देखिए इसमें जैसे कि मैंने दिखा रखा है, ये कुछ टिश्यूज हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं जो कि अपना सिक्रीशंस को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, डक्ट का। तो अगर डक्ट का यूज हो रहा है तो ये क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का। इसी तरह से पैनक्रियाज के दूसरे टाइप के जो टिश्यूज हैं, जो कुछ पैनक्रियाज में दोनों टाइप के टिश्यूज मिलते हैं, दोनों टाइप के ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलते हैं। कुछ टिश्यूज जो है वो क्या करती हैं, अपने सिक्रीशन को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए डक्ट का यूज करती हैं। पैनक्रियाज के उस पार्ट को जहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट होंगे उसको कहेंगे एक्सोक्राइन पार्ट। और दूसरा जो पार्ट है पैनक्रियाज का, यहाँ पे जो टिश्यूज मिलती हैं, ये टिश्यू क्या करती हैं, मान लीजिए ये टिश्यू है दूसरे पार्ट के, ये अपना सिक्रीशन टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए, टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए, टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए डक्ट का यूज नहीं करती। बस ये क्या करती हैं, डायरेक्ट अपने सिक्रीशन को कहाँ डाल देती हैं, ब्लड में डाल देती हैं, और ब्लड उनको कहाँ पहुंचा देता है, टारगेट टिश्यू तक पहुंचा देता है। इन्होंने अपना सिक्रीशन कहाँ डाला, ब्लड में डाला। तो इस पार्ट को बोलेंगे एंडोक्राइन पार्ट। ये क्या है, एंडोक्राइन पार्ट है किसका, पैनक्रियाज का। तो पैनक्रियाज में दोनों तरह के टिश्यू मिल रहे हैं, इसमें ऐसे टिश्यू भी मिल रहे हैं जो अपने सिक्रीशन को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए डक्ट का यूज कर रहे हैं, और ऐसे टिश्यू भी हैं जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डाल दे रहे हैं और ब्लड उनको टारगेट टिश्यू तक पहुंचा रहा है। तो इसीलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या फिर इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन टिश्यू भी मिलते हैं और एंडोक्राइन टिश्यू भी मिलते हैं। तो ये एग्जांपल अच्छे से याद रखना है। पैनक्रियाज क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनका जो सिक्रीशन होता है, जो केमिकल ये सिक्रीट करती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको हार्मोन कहा जाता है। तो ये बात याद रखना है, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज हार्मोन।
केवल एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को ही क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। ये जो केमिकल सिक्रीट करती हैं उनको एक नया नाम दिया जाता है हार्मोन, ठीक है, ताकि पता चले कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है। अब ये हार्मोन क्या होते हैं, ये इस केमिकल का क्या नेचर होता है, हमें तो पता है हार्मोन एक तरह का क्या है, केमिकल है, एक तरह का सिक्रीशन है, एक तरह का सब्सटेंस है जिसको किसने सिक्रीट किया है, एंडोक्राइन ग्लैंड ने। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो देख लेते हैं। तो जो हार्मोन्स होती हैं, पहली बात इनके लिए तो ये समझना है कि ये जो हार्मोन्स हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, ये बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होते हैं, ये बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होते हैं। बॉडी में जब इनकी जरूरत पड़ती है तभी एंडोक्राइन ग्लैंड इनको सिक्रीट करती हैं, तभी इनका फॉर्मेशन होता है। उससे पहले ये कहीं पे भी बॉडी में स्टोर नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि बना लिया और फिर स्टोर करके रखा है, जब बॉडी में जरूरत पड़ेगी तब इसको यूज कर लेगा बॉडी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका फॉर्मेशन तभी होगा जब बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी तो एंडोक्राइन ग्लैंड को सिग्नल दिया जाएगा कि भाई तुम हार्मोन बनाओ और टारगेट टिश्यू तक पहुंचाओ, तब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन बनाएगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड भी एक तरह की क्या एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। तो थायराइड ग्लैंड कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अकेला ऐसा हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, अकेला एक ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड में स्टोर रहता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है और इसको स्टोर रखा जाता है। बाकी ऐसे कोई भी ऐसे हार्मोन नहीं है एंडोक्राइन हार्मोन जिन जो कि स्टोर हो। अकेला एक ऐसा हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड में क्या रहता है, स्टोर रहता है। इसके अलावा बाकी कोई भी हार्मोन स्टोर नहीं रहते हैं, उनको सिग्नल मिलता है तभी उनका फॉर्मेशन होता है, तभी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बनाती हैं और टारगेट टिश्यू तक भेजती हैं उसको, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि कांट स्टोर इन बॉडी, हार्मोन बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको कौन बनाती है, थायराइड ग्लैंड, और स्टोर भी वहीं रहती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में। इसके अलावा हार्मोन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन है, और अभी मैंने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट तो होता ही नहीं है। जब एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं है तो ये अपना सिक्रीशन किसके थ्रू पहुंचाती है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू। तो वही बात बताया है कि हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू टारगेट टिश्यू, ये ब्लड के थ्रू कहाँ तक पहुंचती हैं, टारगेट टिश्यू तक पहुंचती हैं। टारगेट टिश्यू तक जाने के लिए किसका सहारा लेती हैं, ब्लड का सहारा लेती हैं। हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर भी कहा जाता है, हार्मोन का एक और नाम है प्राइमरी मैसेंजर, हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर भी कहा जाता है और इसको केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। तो हार्मोन के दो और नाम पता चल गया, पहला तो प्राइमरी मैसेंजर और दूसरा केमिकल मैसेंजर। तो हार्मोन को आप प्राइमरी मैसेंजर भी कह सकते हो और केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हो। अब सबसे पहला हार्मोन जिसकी डिस्कवरी हुई थी, तो सबसे पहला हार्मोन जिसकी डिस्कवरी हुई वो है सिक्रीटिन। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन क्या है, सॉरी यहाँ पे हार्मोन होगा, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन क्या है, सिक्रीटिन हार्मोन है, ये बात याद रखना है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रीटिन। अब ये जो हार्मोन टर्म है, ये जो हार्मोन शब्द है, इसको किसने दिया, तो इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टर्लिंग। तो स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो अभी मैंने क्या बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, जो केमिकल सिक्रीट करती हैं, उस केमिकल को क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। और हार्मोन की कुछ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। तो ये अच्छे से याद रखना है, पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है सिक्रीटिन और इस हार्मोन टर्म सबसे पहले स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था, उसने दिया था।
हॉर्मोन्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो कि याद रखना है। ये जो हार्मोन है वो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल हैं। ऐसा नहीं है कि हार्मोन बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं, ब्लड के थ्रू ट्रेवल हो रहे हैं तो वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ की सेल्स को न्यूट्रिशन देंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्मोन जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं। ये एनर्जी देने का काम नहीं करती हैं, इनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि हार्मोन कैसी केमिकल्स हैं, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल हैं, ये एनर्जी नहीं देंगी, ये किसी तरह की न्यूट्रिएंट्स केमिकल नहीं है। दूसरा बात ये याद रखना है, हार्मोन बॉडी में बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ट्रेस अमाउंट का मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, बहुत ही कम अमाउंट में बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। तो ये बात याद रखना है, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन बॉडी। ठीक है, अब आगे मैं दो डेफिनेशन बता रही हूँ, जिसमें से एक डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया गया है जो कि आपको एग्जैक्टली याद रखना है, और दूसरा डेफिनेशन जो कि क्लासिकल डेफिनेशन है, जो पहले के साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दिया था। ठीक है, जो पहले के पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने। क्लासिकल डेफिनेशन हार्मोन का क्या है, पुराने टाइम पे साइंटिस्ट ने हार्मोन को किस तरह से परिभाषित किया था। ठीक है, तो जो इसकी क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या है, हार्मोन्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स are released into the blood and transported to a distinctly placed target organ। ये डेफिनेशन क्या कहता है कि हार्मोन्स जो है वो क्या है, केमिकल हैं, और इनको कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये ब्लड में रिलीज होते हैं। कहाँ रिलीज होते हैं, रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ब्लड में रिलीज होते हैं, और ब्लड फिर इनको जो दूर दूर टारगेट ऑर्गन बॉडी में प्रेजेंट है उन तक पहुंचाता है। कौन, ब्लड। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन हार्मोन का जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है और इसको साइंटिफिक डेफिनेशन भी कहते हैं, और यही डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ठीक है, जो हार्मोन्स है वो क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स हैं, विच इज एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट इन बॉडी। ये डेफिनेशन क्या बताता है कि हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल हैं, ऐसे केमिकल हैं जो कि बॉडी को एनर्जी देने का काम नहीं करती हैं, ये किसी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इनमें किसी तरह का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है, और दूसरी बात ये बता रखा है कि ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करती हैं। किस तरह से काम करती है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। इंटरसेलुलर मैसेंजर क्या होते हैं, तो देखिए आप सभी को पता है ग्लैंड क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू है। मैंने पहले ही बताया, टिश्यूज के ऐसे ग्रुप जो कि किसी तरह का सिक्रीशन करते हैं, जो किसी तरह के सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लैंड। और जो टिश्यू होता है उसके बारे में हम क्या जानते हैं कि टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, बहुत सारी सेल्स ही मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो क्या इस ग्लैंड में सेल्स तो होंगी ना, बेसिकली यहाँ सेल्स ही तो हैं, और यहाँ पे जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसको बेसिकली ग्लैंड की जो सेल्स है वही तो सिक्रीट कर रही हैं। और फिर ये जो हार्मोन है, जो सेल्स यहाँ ग्लैंड की सेल्स सिक्रीट कर रही हैं, वो हार्मोन आगे चल के कहाँ एक्ट करेगा, टारगेट टिश्यू पे एक्ट करेगा। तो टारगेट टिश्यू में भी तो सेल्स ही हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल से हार्मोन निकल रहे हैं और दूसरे सेल्स पे जाकर के एक्ट कर रहे हैं, वहां पे जाकर के एक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो सेल्स के बीच में ही तो मैसेज पहुंचाने का काम हो रहा है। यहाँ पे ये जो केमिकल है, हार्मोन एक्चुअल में क्या लेके जाते हैं, मैसेज लेके जाते हैं। तो हार्मोन क्या है, एक तरह के मैसेंजर है, और ये मैसेज ये एक सेल से लेकर जाते हैं और दूसरे सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो चूंकि ये दो सेल्स के बीच में ही काम हो रहा है,
इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर कहते हैं। इसीलिए ये शब्द कहा गया है कि यहाँ पे जो हार्मोन है वो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। बॉडी की दो डिफरेंट सेल्स के बीच में ये काम करता है और किस तरह से काम करता है, मैसेंजर की तरह। ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गया होगा कि हार्मोन इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। बायोलॉजी में दो टर्म में हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये बात क्लियर नहीं हो पाता है, उनको इंट्रा और इंटर इसमें डिफरेंस पता नहीं होता। इंट्रा वर्ड तब यूज करते हैं जब एक सेल के अंदर ही सारा काम हो रहा हो। जब एक सेल के, मान लीजिए सेल में आपको पता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो मान लीजिए हम लोग जैसे एक सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे बना लेते हैं, वैक्यूल है ये मान लीजिए, और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये क्या है, सेल्स के दो ऑर्गेनेल हैं। अब यहाँ पे वैक्यूल से मान लीजिए कोई चीज अगर यहाँ सेल के अंदर ही, ये दोनों एक ही सेल के अंदर है ना, सेल के अंदर ही सेल ऑर्गेनेल है, तो यहाँ वैक्यूल से कोई चीज, कोई केमिकल या आप समझ लीजिए कोई सब्सटेंस वैक्यूल से निकल करके माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा रहा है, लेकिन ये जो काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का जो काम हो रहा है वो सेल के अंदर ही हो रहा है। एक एग्जांपल के लिए समझा रहे हो, ऐसा होता नहीं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है वो क्या हुआ, वैक्यूल से निकल के भी माइटोकॉन्ड्रिया में गया, लेकिन एक सेल के अंदर ही ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जो एक सेल के अंदर ही हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रा। इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर यही ट्रांसपोर्ट दो सेल्स के बीच में हो, इस सेल के वैक्यूल से जो चीज निकल रही है वो दूसरे सेल के वैक्यूल तक जा रही है, सब्सटेंस दूसरे सेल में, जो बगल में जो सेल प्रेजेंट है उस सेल तक जा रही है, तो इसको बोलेंगे इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट। मतलब सिंपल सा ये आप समझिए, जब दो डिफरेंट सेल्स के बीच में कोई लेन देन हो तो उसके लिए हम लोग इंटर वर्ड यूज करेंगे, और जब सेम सेल की ही बात हो, सेम सेल के अंदर ही कोई चीज हो रहा हो तो उसके लिए इंट्रा वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला है इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है, मतलब डिफरेंट सेल्स के बीच में क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अब क्लियर रहेगा। दूसरी बात जो मॉडर्न साइंटिफिक डेफिनेशन से पता चलता है वो ये है कि ये जो हार्मोन है वो ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है बॉडी में। ट्रेस अमाउंट का मतलब वेरी लो अमाउंट में, मतलब काफी कम क्वांटिटी में, वेरी लो अमाउंट में, यानी कि बहुत ही लेस अमाउंट में ये बॉडी में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है हार्मोन। हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो अभी जो डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में है वो ये वाली है, जो अच्छे से याद रखना है। आजकल सेंटेंस को यूज करके ब्लैंक्स दे देते हैं और फिर उनमें ये चीजें भरनी पड़ सकती है। ठीक है, तो हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट्स है, ये बॉडी को एनर्जी देने का काम नहीं करते हैं, ये किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स को नहीं रखते हैं। दूसरी बात, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और तीसरी बात ये कि ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर क्या होता है, तो देखिए हार्मोन कई तरह के होते हैं, है ना। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिनका नेचर स्टेरॉयडल नेचर है, जो कि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि एमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। तो बस उन्हीं के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। देखिए हार्मोन का केमिकल नेचर देखें तो उसमें पहले जो हार्मोन है, केमिकल नेचर के बेसिस पे जो पहले टाइप के हार्मोन है वो है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं, तो ये जो हार्मोन है वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है कि स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें याद नहीं रखना है। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन के, स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जांपल। ठीक है, तो जितने भी सेक्स हार्मोन हैं
वो सभी किसके एग्जाम्पल हैं? स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। सेक्स हार्मोन में जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जिसे एंड्रोजन भी कहते हैं, जो कि मेल में प्रोड्यूस होता है, और दूसरा की प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ये फीमेल के सेक्स हार्मोन हैं। तो ये तीनों सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये तीनों सेक्स हार्मोन क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है। कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो ये याद रखना है, जो भी सेक्स हार्मोन हो, चाहे वो मेल के हो चाहे वो फीमेल के हो, सभी का नेचर कैसा होता है? स्टेरॉइडल नेचर होता है। उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन का एक दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, यहाँ पे समझा देती हूँ। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक होता है एड्रिनल मेडुला। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो जो इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है जिनको कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। एक साथ तुमको कॉर्टिकॉइड्स कहेंगे, और उन दो हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन ये ऐसे हार्मोन हैं जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग से सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। और इन दोनों का नेचर कैसा होता है? स्टेरॉइडल नेचर होता है। ये स्टेरॉइड हार्मोन है, और ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग से। इन दोनों हार्मोन को एक साथ कॉर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है, चाहे तो याद कर लेना, अदरवाइज आगे तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो हार्मोन भी क्या है? स्टेरॉइड नेचर के हैं। तो इस तरह से टोटल 6 हार्मोन अभी मैंने बता दिया है, जो कि 5 हार्मोन मैंने बताया है जो कि स्टेरॉइड नेचर के हैं। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये 5 ऐसे हार्मोन हैं जिनका नेचर कैसा है? स्टेरॉइडल नेचर है, स्टेरॉइड हार्मोन है ये, ठीक है। ये पांचों के नाम अच्छे से याद रखना है। जो दूसरे टाइप के हार्मोन हैं वो है एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। अब नाम से ही पता चल रहा है एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन है, मतलब इनका केमिकल नेचर कैसा होगा? एसिड वाला होगा। ये एमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। किसके डेरिवेटिव है? एमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। इसमें क्या क्या एग्जांपल याद रखना है? तो एड्रिनल मेडुला हार्मोन, अभी मैंने बताया एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो कैसे नेचर के होते हैं? स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन, यहाँ से तो स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और यहाँ एड्रिनल मेडुला भाग से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो होते हैं एमाइनो एसिड डेरिवेटिव। कैसे होते हैं? एमाइनो एसिड डेरिवेटिव। ये हार्मोन कैसे होते हैं? एमाइनो एसिड डेरिवेटिव नेचर के होते हैं, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। और एग्जांपल में क्या क्या याद रखना है? इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं जो कि एड्रिनल मेडुला वाले भाग से सिक्रीट होंगे, और इनका नेचर क्या है? एसिड नेचर है, ठीक है। ये एमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। और क्वेश्चन में अगर कभी पूछ दिया जाए बेसिक से इंफॉर्मेशन के लिए ही, या फिर आप जानने के लिए भी याद रख सकते हैं, ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है और जो नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन है, ये दोनों कौन से एमाइनो एसिड से डिराइव हुए हैं? तो ये दोनों टायरोसिन एमाइनो एसिड से डिराइव हुए हैं। कभी अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये दोनों हार्मोन किस एमाइनो एसिड से डिराइव हुए हैं? तो उसका आंसर होगा टायरोसिन एमाइनो एसिड, ठीक है। उसके बाद
दूसरे और कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि एमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं? तो मेलाटोनिन, आगे पढ़ेंगे। मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसके अलावा सेरोटोनिन हार्मोन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और अगर एक और बेसिक सी इंफॉर्मेशन, अगर इन दोनों हार्मोन के बारे में पूछ दिया जाए कि ये कौन से एमाइनो एसिड से डिराइव हुए हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रिप्टोफैन एमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन एमाइनो एसिड से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन डिराइव हुए हैं। तो इस तरह से अभी मैंने दो टाइप बताए, एक स्टेरॉइड हार्मोन बताया और दूसरा एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। इसमें 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं और इसमें ये जो 4 हार्मोन है इनका नाम याद रखना है। पहला तो एड्रिनल मेडुला हार्मोन, और इसमें 2 हार्मोन आ जाएंगे, और ये टायरोसिन एमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। और दूसरा मैंने बताया मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, और ये दोनों किसके डेरिवेटिव हैं? ट्रिप्टोफैन एमाइनो एसिड के। ठीक है।